नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाल अमावस की रात का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। और अगर आपने इससे पहले इसके पुराने पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देखिए, क्योंकि उसके बिना ये कहानी आपके समझ में नहीं आएगी। तो आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। सिमी जिस सामान को देखकर चौंक गई थी वह कुछ और नहीं, एक सोने की चाबी थी। उस चाबी का ऊपर का हिस्सा स्वास्तिक की बनावट का था। चाबी के साथ लकड़ी की एक गोल पट्टे की चाबी रिंग भी लगी हुई थी, जिस पर लिखा था महंत परिवार, एक शापित कुल। चाबी रिंग के दूसरे हिस्से पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर, उजाला नगर, सिवानपुर करके गौरी शंकर मंदिर का पता लिखा हुआ था। सिमी यह सब पढ़ने के बाद काफी चकित थी। इतना तो वह समझ ही गई थी कि श्राप के रहस्य का पर्दा उठाने के लिए उसे मंदिर का रहस्य जानना ही होगा। उस अपराध का पता लगाना पड़ेगा जिसे उसके पूर्वजों ने किया था। मानस ने सिमी का ध्यान भटकाते हुए कहा, मेरी तरफ देख सिमी, मैं जानता हूँ तुम्हारे होश उड़ गए हैं, जैसे हमारे उड़ गए थे जब हमने यह चाबी जमीन पर गिरा पाया था। सिमी काफी चौंकी हुई थी। उसने मानस से पूछा, भैया आपने उस आदमी को पकड़ा होगा तभी यह चाबी आपको मिली थी? नहीं सिमी, हमारे पहुंचने से पहले वह आदमी भागने में कामयाब हो गया। अंधेरे के कारण हम उसे ठीक से देख भी नहीं पाए, पर अचानक हमारी नजर जमीन पर पड़ी जहां यह चाबी गिरी पड़ी थी। मानस की बात सुनकर सिमी थोड़ा सोच में पड़ गई। फिर उसने मानस से कहा, मानस भैया, मैं अपने सवालों का जवाब पाने के लिए जिस ताले की चाबी ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिल गई। सिमी की बात सुनकर दिव्या उनका मजाक उड़ाती हुई बोली, क्या सिमी दी, क्या सच में आप बेवकूफ हो या कोई मजाक कर रही हो? अगर आप मजाक के मूड में हो तो ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है तो यह बताओ कि यह कैसे हो सकता है? यह जरूरी तो नहीं कि यह चाबी जो आपके हाथ में है उससे हम मंदिर के रहस्य को जान लेंगे। सिमी दिव्या की ओर देखते हुए बोली, शट अप दिव्या, ना ही मैं बेवकूफ हूँ और ना ही मजाक के मूड में हूँ। सिमी ने मानस की ओर देखते हुए कहा, मानस भैया, मुझे ऐसा लगता है उस आदमी का हमारे घर में आना, यह चाबी गिरना और हमारे हाथ लगना, यह सारी घटनाएं एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। इतनी चीजें एक साथ होना कोई संयोग नहीं हो सकता। आई एम श्योर यह चाबी हमें बताएगी श्राप का रहस्य। थोड़ी देर में रात गहरी हो जाएगी। मुझे लगता है हमें अपने प्लान को अंजाम देने का सही समय आ गया है। दिव्या ने सिमी से पूछा, क्या करना होगा हम सबको? सिमी ने जवाब दिया, वही दिव्या जिसका हमें इंतजार था। उस राज तक पहुंचने का समय आ गया है। सिमी चाबी को देखकर जितना जल्दी रहस्य से पर्दा उठाने को बेकरार थी उतनी ही चकित भी थी। उसके घर में कोई अजनबी दाखिल हुआ और उसके पास सोने की एक चाबी थी। सिमी जितना इस बात से खुश थी कि वह उस 100 साल पुराने श्राप की सच्चाई तक पहुंच जाएगी, उतनी ही इस बात को लेकर परेशान भी थी कि उसके घर पर जो आदमी आया था वह था कौन और उसकी बातें क्यों सुन रहा था। अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई सिमी ने मानस की ओर देखते हुए कहा, मानस भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सिमी की बात सुनकर मानस ने कहा, कौन सी बात सिमी, टेल मी। वह आदमी अगर चोर था तो हमारे घर के सामानों, पैसे और जेवर चुराने के बजाय हमारे कमरे के बाहर क्या कर रहा था? और सबसे बड़ी बात जो मुझे परेशान किए जा रही है, उसके पास एक सोने की चाबी थी। राज ने सिमी से कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो चोर था तो उसने किसी रईस के घर से यह सोने की चाबी चुराई होगी। सिमी ने राज से कहा, हाँ ठीक है, मैं यह मान भी लूं कि उसने किसी अमीर के घर चोरी की होगी और वहीं से इस सोने की चाबी को चुराया होगा, बट उस चाबी पर जो उसने चाबी रिंग लगाई है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दिव्या ने कहा, सिमी दी बिल्कुल सही कह रही है। इस चाबी रिंग पर एक तरफ लिखा है महंत परिवार, एक शापित कुल, और दूसरी तरफ गौरी शंकर मंदिर का पता। लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आ रहा दी, ऐसी चाबी रिंग मिलती कहाँ है? सिमी ने कहा, इस चाबी रिंग पर जो लिखा है उससे मेरा मन मानने को तैयार नहीं कि यह कोई चोर था। और सबसे बड़ी बात, ऐसी रिंग उसके पास आई कहाँ से? थोड़ी देर के लिए सिमी चुप हो गई और अचानक से चौंक कर कहा, हे गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं हमने लाल अमावस की रात को जिस विशाल काय परछाई को देखा था, यह वही आदमी हो? यह कैसे हो सकता है दी? उस विशाल काय परछाई को तो देखा था ना आपने। तुम अपनी जगह सही हो, यह हमने अपनी आंखों से देखा है, पर आज के ज़माने में इतने विशालकाय इंसान नहीं होते। सिमी ने कहा, यू आर राइट ब्रदर, लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि हमने जो अपनी आंखों से परछाई देखी थी कि वह आम आदमी की नहीं थी।
हमें अपने सवालों का जवाब तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा लेते। और श्राप के इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले गौरी शंकर मंदिर जाना होगा। हमें मंदिर के श्राप से जुड़े कई गहरे दफन सच्चाइयों को खोद कर निकालना है, तभी हम कुहू को बचा पाएंगे। उस पंडित ने कहा था 7 दिनों के अंदर कुहू पर मौत का साया मंडराएगा। इससे पहले यह साया दोबारा कुहू के ऊपर अटैक करे, हमें मंदिर जाना होगा। मानस ने कहा, फिर देर किस बात की सिमी, अब तो वह वक्त आ गया है। घड़ी की तरफ देखो, आधी रात हो चुकी है। राज ने कहा, मानस भैया अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो दिव्या ने कहा, 1 मिनट, आप लोगों को समय याद रहा, पर आप लोग यह कैसे भूल गए कि हमें अपनी पहचान छुपा कर मिलना है उस पंडित से। तो सबसे पहले हमें अपना गेटअप चेंज करना होगा। राज ने कहा, ठीक है, तुम और दी बड़ी माँ और दोनों चाचियों की तरह साड़ी पहन लो और लंबा घूंघट डाल लेना। मैं और मानस भैया दादाजी की तरह धोती कुर्ता पहनकर पगड़ी लगा लेते हैं और नकली दाढ़ी मूछ। दिव्या ने पलटकर जवाब दिया, हाँ वेरी गुड राज, ताकि पंडित हमें आराम से पहचान ले। सिमी ने समझाया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, और वैसे भी माँ के कपड़े लाने के लिए हमें उनके कमरे में जाना पड़ेगा और आप दोनों को दादाजी के कपड़े लेने के लिए उनके कमरे में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा हमने किया तो सभी जाग जाएंगे और हमारा प्लान सक्सेस होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। सो प्लीज ऐसी बेवकूफियां करने की गलती मत करना। मानस ने कहा, तो फिर क्या करें सिमी, वो पंडित तो हम सबको अच्छी तरह जानता है। मानस भैया, मैं और दिव्या आपके और राज के कपड़े पहन लेते हैं और आप दोनों हमारे कपड़े पहन लीजिए। सिमी की बात सुनकर राज और मानस घबरा गए, कहने लगे कि वे ऐसा नहीं कर सकते, पर सिमी के बार बार समझाने पर वे ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। दिव्या और सिमी ने लड़कों वाला रूप ले लिया और मानस और राज को लड़कियों वाला गेटअप दे दिया। चारों खिड़की के रास्ते जाने के लिए नीचे उतरने ही वाले थे कि अचानक सिमी के कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर सब चौंक गए। थोड़ी देर बाद सिमी को गायत्री देवी की आवाज सुनाई पड़ी। वे उसे जल्दी से दरवाजा खोलने को कह रही थी। गायत्री देवी की आवाज सुनकर सब इधर उधर छुप गए। सिमी ने मानस का जैकेट पहन रखी थी तो उसे उतारकर दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खुलते ही गायत्री देवी ने सिमी के गालों पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस तमाचे ने सबको हैरान कर दिया। सिमी के मुंह से निकला, माँ आपने मुझे मारा, मेरी गलती क्या है? गुस्से से लाल हुई गायत्री देवी ने कहा, मेरे मना करने के बावजूद तू घर से बाहर जा रही है, वह भी इतनी रात को, सोचा कैसे तूने? सिमी घबरा गई। उसने अपनी माँ को सफाई देते हुए कहा, नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैं तो बस। सिमी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गायत्री देवी ने सिमी के गाल पर दूसरा तमाचा जड़ दिया और कहा, बस चुप हो जा, सारी बातें सुन चुकी हूँ मैं तेरी। घर के बाहर जाने का सोचना भी मत। गौरी शंकर मंदिर जाने का ख्याल तो तू भूल ही जा। रात क्या दिन क्या, उजाले में भी तू वहाँ नहीं जा सकती और ना ही इस घर का कोई सदस्य जा सकता है, समझे तू? अपनी माँ की बातें सुनकर सिमी को बहुत धक्का लगा और आश्चर्य भी हुआ। उसने गायत्री देवी से पूछा, ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर मुझे यह बताइए आपको प्रॉब्लम किस बात से है? मैं इतनी रात को जा रही हूँ इसलिए, या गौरी शंकर मंदिर जा रही हूँ इसलिए? गायत्री देवी ने फिर गुस्से से कहा, अपनी जबान पर भी उस मंदिर का नाम मत लेना। तो उस मंदिर में नहीं जाएगी, हम में से कोई भी उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। माँ की बातें सुनकर सिमी ने कहा, क्यों नहीं जा सकता माँ? भगवान के दर पर तो हर धर्म, हर जाति, छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी लोग जा सकते हैं, पर हम क्यों नहीं जा सकते? मैंने बचपन में सुना है वह मंदिर हमारे पूर्वजों की है, और यदि वह हमारे पूर्वजों की है तो वह मंदिर हमारी हुई ना, फिर हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? गायत्री देवी सिमी का हाथ पकड़ के उसे बिस्तर पर ले गई और उसे बिठाते हुए बोली, बस इतना समझ ले सिमी, हमारा जाना उस मंदिर में निषेध है। अगर तू वहाँ चली गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। इतना कहकर गायत्री देवी वहाँ से चली गई और सिमी के कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। गायत्री देवी जब सिमी से बात कर रही थी तब उसी वक्त मौका देखकर राज, दिव्या और मानस अपने अपने कमरे में जा चुके थे। गायत्री देवी कमरा लॉक करके अपने रूम में चली गई। सिमी दरवाजा पीटती रह गई। रोती हुई सिमी अपनी माँ गायत्री देवी को बुला रही थी और दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। सिमी ने हार नहीं मानी। उसने तय किया अब वह अकेले ही मंदिर जाएगी। वह कमरे के पिछले हिस्से की खिड़की खोलकर रस्सी के सहारे नीचे उतर गई और अपनी स्कूटी से मंदिर की तरफ निकल गई।
सिमी को घर से निकलते वक्त किसी ने नहीं देखा था, लेकिन एक अनजानी सी परछाई थी जो सिमी को बाहर जाते देख रही थी। सिमी के जाते ही वह परछाई भी गायब हो गई। सिमी मंदिर के लगभग करीब पहुंचने ही वाली थी कि तभी अचानक एक बेकाबू कार उसकी स्कूटी से टकरा गई। भगवान का शुक्र था कि चोट नहीं आई। सिमी अपनी गिरी हुई स्कूटी उठाते हुए खुद को संभाल रही थी और उस बेकाबू ड्राइवर से बहस कर रही थी कि अचानक किसी ने हाथ बढ़ाते हुए सिमी की मदद करनी चाहिए। सिमी ने जैसे पलटकर देखा तो वह दंग रह गई। सिमी उस शख्स का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और आगे बढ़ गई। उसने उस शख्स की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि जब सिमी पलटी थी तो उसकी नजर सीधे बेकाबू कार पर पड़ गई जिस पर 3 लड़के सवार थे। वे नशे में धुत थे। सिमी ने आओ देखा न ताओ कार के पास पहुंच गई। वह शख्स जिसने सिमी को उठाने में मदद की थी उसने अपने आप कहा, अजीब लड़की है यार, मैं इसकी मदद करने के लिए आया और इसने मुझे देखा तक नहीं। वेदांत प्रताप सिंह को, जिस पर लड़कियां अपनी जान छिड़कती हैं, उस वेदांत प्रताप सिंह को। कार के पास सिमी ने पहुंचकर उन तीनों लड़कों से कहा, हे व्हाट आर यू डूइंग? समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? अपने बाप की जागीर समझ रखी है क्या इस सड़क को? उन 3 लड़कों में से एक लड़के ने कहा, तुम हो कौन यार जो हमारे बाप तक पहुंच गए? तुम जानती भी हो हम कौन हैं और कौन है हमारे फादर? सिमी ने बनावटी मुस्कान के साथ उस लड़के से पूछा, कौन है? तुम ही बता दो, कहीं के शहंशाह हैं क्या और तुम उनके शहजादे? वेदांत प्रताप सिंह उसकी बातें सुनकर जोर से हंस पड़ा और सिमी के करीब आ गया। फिर स्टाइलिश अंदाज में सिमी को बोला, है स्वीटी, कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे आई एम वेदांत प्रताप सिंह, गोरा चिट्टा हैंडसम और लंबी कदकाठी का नौजवान वेदांत प्रताप सिंह मस्त मौला अंदाज में जिंदगी जीने वाला हंसमुख इंसान था, थोड़ा जुनूनी और थोड़ा सा पागल भी, जो जयपुर के बहुत बड़े रेशम के कारोबारी का बेटा था। सिमी वेदांत की ओर गुस्से से देखती हुई बोली, तुम्हारी चौहदी नहीं पूछी मैंने जो मुझे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो। उन तीनों लड़कों में से एक लड़के ने गुस्से में कहा, ए लड़की, जानती भी हो किससे बात कर रही हो? हमारे भाई हैं ये, बिग ब्रदर। ये चाह लेना तो अभी के अभी तुम्हें उड़ा सकते हैं। सिमी का पारा हाई हो गया। उसने उंगली दिखाते हुए गुस्से में उस लड़के को कहा, शट अप एंड माइंड योर लैंग्वेज। पिद्दी कहीं के, कराटे चैंपियन हूँ मैं, मुझे उड़ाने की सोचना भी मत। अगर मेरा गुस्सा और बढ़ाया ना तुमने तो सच में उड़ा दूंगी। वेदांत ने सिमी से कहा, है स्वीटी, क्या नाम है तुम्हारा? सिमी ने गुस्से में कहा, क्यों, मेरे नाम से क्या करना है? वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी याद में ताजमहल बनाना है। क्या, आर यू मैड? वेदांत खिलखिलाती हंसी के साथ बोला, पहले तो नहीं था, पर तुम्हें देखने के बाद थोड़ा सा हो गया हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो। एक तो शराब पीकर गाड़ी चलाते हो और आते जाते को भी ठोक देते हो। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया होता तो? उन तीनों लड़कों में से एक ने कहा, मगर हुआ तो नहीं ना। सिमी को बहुत गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि वेदांत उसके बोलने से पहले कहा, है स्वीटी, तुम उन्हें छोड़ो, मुझसे बात करो। ये तीनों पागल हैं, इन्हें लड़कियों से बात करने का तरीका नहीं मालूम। बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? हद आदमी हो यार, तब से मेरे नाम के पीछे पड़े हो। और ये स्वीटी स्वीटी बुलाना बंद करो। मैं कोई स्वीटी नहीं हूँ। तो बोलो ना, कौन हो तुम? ओह गॉड, इससे मुंह लगना ही बेकार है। मैं ही चली जाती हूँ। इतना कहकर सिमी अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली गई और वेदांत ने उसे प्यार भरी नजरों से घूरता रहा। वेदांत की गाड़ी जहां लगी हुई थी उससे थोड़ी ही दूर वह काली परछाई खड़ी थी। सिमी के वहां से जाते ही परछाई भी सिमी का पीछा करने लगी।